हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये क्लास 2 है और चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट ओपन करें और प्रीवियस वीडियोस देख के आएँ, तो फिर ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो पहले प्रीवियस वीडियोस को कंप्लीट करें और लाइन वाइज क्लास को कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन। ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ समझाना होगा, रूल ऑफ लॉ क्या है और इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स थोड़ा लेंदी रखना होगा। तो आंसर इसका क्या है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन इज अबव इट। लॉ के सामने हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल पर्सन इक्वल है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हमारा लॉ है। तो कोई भी गवर्नमेंट, पावरफुल पीपल, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। जो कुछ है सब लॉ के नीचे है। मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? लॉ के पास है। तो इसका सबसे मेन प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो हमारे डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, हमें जस्टिस देता है फेयरनेस के साथ और सोसाइटी में इक्वालिटी को बना करके रखता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि जहाँ पे आपको वोट देने का राइट हो, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम हो। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको वोट देने का राइट है, आप पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ है कि ये सब हमें कौन देता है? ये हमें लॉ देता है। तो लॉ सबसे ऊपर है। The concept of rule of law was given by A.V. Dicey, a British jurist। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये आंसर में डालना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये A.V. डाइसी ने दिया था। ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। इसका मतलब वही है कि लॉ क्या है? एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे ऊपर लॉ है। कोई भी पर्सन, रिच हो पुअर हो, सभी कोई को लॉ फॉलो करना पड़ता है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। मेन पॉइंट्स क्या है रूल ऑफ लॉ का? पॉइंट नंबर 1 ऐसे ही आपको डालना है, जिससे पॉइंट वगैरह मेंशन करना है। इधर ही पे आपको मार्क्स मिलेगा आपके हेडिंग्स को देख करके। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर वही चीज़ है, जितने पर्सन्स है एवरी पर्सन ट्रीटेड इक्वली अंडर द सेम लॉ। लॉ सबके लिए बराबर है, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, किसी मिनिस्टर्स के लिए, किसी भी अपर पोस्ट के इंसान के लिए, किसी भी ऑफिसर्स के लिए। यानी कि जो लॉ है वो हर पर्सन के लिए इक्वली है। एग्जाम्पल, इफ अ मिनिस्टर एंड अ कॉमन पर्सन कमिट द सेम क्राइम। अगर कोई मिनिस्टर या कोई कॉमन पर्सन दोनों ने सेम क्राइम किया हो, मतलब दोनों ने ही चोरी करी हो, तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि लॉ क्या है? सेम है। हर किसी के लिए लॉ क्या है? सेम है। तो सेम क्राइम के लिए सेम लॉ, चाहे वो कोई भी हो, मिनिस्टर हो या कॉमन पर्सन हो। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लॉ सबसे ऊपर है, सुप्रीम अथॉरिटी है लॉ। तो द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स मस्ट ऑल्सो फॉलो द लॉ। तो गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, उन लोगों को लॉ फॉलो करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट समवन विदाउट अ वैलिड रीज़न और अ लीगल ऑर्डर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो बिना मतलब के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ये उसे बताना होगा। और जब तक उसके पास कोई लीगल ऑर्डर ना हो अरेस्ट करने का, तब तक वो किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, अपने पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। थर्ड क्या है? लॉ प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स। अगर लॉ नहीं होते तो हम लोग के राइट को प्रोटेक्ट कौन करता? लॉ है, तभी लॉ क्या करता है? हमारे इंडिविजुअल, हर किसी व्यक्ति के, हर किसी पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है लॉ। रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट्स पीपल्स लाइफ, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी हमारे प्रॉपर्टी को, कोई भी पावर, अपना पावर का मिसयूज़ ना करे। कोई भी अगर अपर पोस्ट में हो और वो अपने पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए, तो ये सब कौन देखेगा? ये सब लॉ देखेगा, सब लॉ है। एग्जाम्पल, इफ समवन्स प्रॉपर्टी इज टेकन अवे विदाउट रीज़न दे कैन गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस। अगर किसी की प्रॉपर्टी बिना कोई रीज़न के हड़प ली जाती है, कोई ले लेता है, तो क्या हो जाता है? आप जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि क्या है? कोर्ट में लॉ है, लॉ फॉलो होगा, तो आप न्याय के लिए कोर्ट में जा सकते हो। फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
तो द कोर्ट आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर टू मेक फेयर डिसीजन, यानी जुडिशियरी पे, जस्टिस पे किसी का भी प्रेशर नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वो लोग फ्री हैं, कोर्ट फ्री है जस्टिस देने के लिए, उन लोग पे कोई प्रेशर नहीं है, वो लोग फेयरली डिसीजन ले सकते हैं। बस लॉ को मेंटेन करना होगा, कोर्ट को भी क्या करना होगा, लॉ को मेंटेन करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस देना होगा। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल एनी लॉ डेट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए। अगर हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई लॉ जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। लॉ कौन बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीन का मेन काम है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, पार्लियामेंट के तीन पार्ट रिवीजन करा दिए। रूल ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, इट मेंटेन जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करता है और फेयरनेस, कि सबको इक्वली फेयर तरीके से, अमीर हो या गरीब हो, सबको जस्टिस मिले, ये देखता कौन है, रूल ऑफ लॉ। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई भी गवर्नमेंट पावर अपने पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए, उसे मिसयूज़ ना करे, तो इसके लिए भी ये लॉ रोकता है। ये सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करता है कि सबको इक्वली राइट्स मिले और मतलब कि लॉ के नज़र में सब कोई इक्वल है, तो ये भी इंश्योर ये करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हो गया व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, ये 5 मार्क्स का कवर हो गया। बस इतना ही लिखने से आपका कवर हो जाएगा। बस पॉइंट्स में, जैसे इसमें दिया गया है, आपको पॉइंट्स में आंसर्स लिखने होंगे, पॉइंट्स देख के ही मार्क्स मिलेगा कि आपने सारे पॉइंट्स इसमें डाले हैं कि नहीं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ हमारे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऐसे करके साथ साथ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंस, ये वाला दिया जा सकता है। फिर उसके पास व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ। तो ये 3 क्वेश्चंस मिला करके एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर आ सकता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे करके 5+5+5 ऐसे करके आ सकता है। तो हमें इसे तोड़ तोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सारे आंसर्स को मिला करके हेडिंग डाल के। साथ में अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे ये 3 क्वेश्चन साथ में आया कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन, और उसके बाद आया व्हाई इज द रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी और व्हाट आर द एक्सेप्शंस। तो 3 क्वेश्चन अगर साथ में आया तो पहले व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन तो साथ में आया ना, तो बोल्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, ये हेडिंग डाल के फिर हम नेक्स्ट पैरा, फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसका मेन हेडिंग डाल के उसके बाद नेक्स्ट पैरा, ऐसे आंसर्स को करेंगे। एक इन शॉर्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे डाला जाएगा जिसमें कैसे आंसर्स को लिखना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहले सिलेबस एक प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो वीडियो आएगा, तो आप अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करें, प्लेलिस्ट को जाके बार बार चेक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि हम लोग आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज़ द रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ हमारे सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। द रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि सभी कोई को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्योंकि इक्वली ट्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में। लॉ के अकॉर्डिंग सबके लिए सेम सेट ऑफ लॉ हो, मतलब फेयरली डिसीजन लिया जाए, देखा ना जाए कि कोई अमीर है गरीब है, ये सब चीज़ें को नज़रअंदाज करते हुए लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। इट प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पावर, फिर वही चीज़ें हैं कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, उसे रोकता है ये। हमारे सोसाइटी में पीस, शांति, जस्टिस ये बना रहे हमारे कंट्री में, ये सब सारी चीज़ों को रूल ऑफ लॉ देखता है और इसीलिए ये हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। When the rule of law is followed, no one, not even the government, can act above the law. अगर रूल किसी भी कंट्री में रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं होता, मतलब रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगा, सबसे सुप्रीम पावर है रूल ऑफ लॉ। तो दिस मेक्स पीपल ट्रस्ट द लीगल सिस्टम, इससे क्या होता है, लोगों का लीगल सिस्टम पे विश्वास बढ़ता है,
लोग ये चीज़ पे, न्याय पे भरोसा करते हैं कि हाँ, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो लोगों पे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है गवर्नमेंट के लिए, लॉ के लिए, और हेल्प करता है ये कि हमारे सोसाइटी में, अगर हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी में मेंटेन रहे। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है। जितना आप पॉइंट कवर करोगे उतना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंश्योर्स इक्वलिटी। द रूल ऑफ लॉ मेक श्योर, रूल ऑफ लॉ ये श्योर करता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लॉ के अकॉर्डिंग सभी कोई इक्वल हैं, और कोई भी अमीर गरीब पावरफुल वीक इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है लॉ के नज़र में। Example is a famous person. If a famous person and a common man break traffic rules, both should pay the same fine. अगर कोई फेमस पर्सन या फिर कॉमन कोई इंसान ट्रैफिक रूल को ब्रेक करेगा तो दोनों को ही इक्वली फाइन पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो फेमस पर्सन है उसे छोड़ दिया जाएगा और कॉमन मैन को ही सिर्फ पकड़ा जाएगा क्योंकि वो कॉमन मैन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ के नज़र में सभी कोई बराबर है, तो फाइन सभी कोई को भरना पड़ेगा जो भी रूल को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स द बेसिक राइट एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। ये हमारे बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखता है, और किसी भी अनफेयर डिसीजन या अनफेयर ट्रीटमेंट से हमें बचा करके रखता है। गवर्नमेंट अगर कुछ अनफेयर करती है तो उसे भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ़ समवन इज अरेस्टेड, वही चीज़ है, अगर कोई अरेस्ट हुआ विदाउट एनी वैलिड रीज़न तो कोर्ट उन्हें रूल ऑफ लॉ के अंडर में वो उसे रिलीज़ कर सकता है, छोड़ सकता है कि आपका मतलब आपने इसे क्यों अरेस्ट किया, अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो ये चीज़ सब चीज़ रूल ऑफ लॉ देखता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो क्या होता, किसी भी बेगुनाह को सज़ा मिल जाता। कोई किसी अगर पावर में रहता तो कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए किसी को भी अरेस्ट कर लेता, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। क्योंकि रूल ऑफ लॉ है तो सबको बराबरी से इंसाफ मिलेगा। फिर वही चीज़ है, प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर। कोई भी अपने पावर का गलत फ़ायदा ना उठा सके। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई लीडर है, अनफेयर डिसीजन ना हो, कोई रॉन्ग स्टेप ना ले, अपने पावर का गलत यूज़ ना करे। पुलिस ऑफिसर किसी को भी बिना कोई प्रॉपर एविडेंस के या कोर्ट ऑर्डर के बिना किसी को पनिश नहीं कर सकती है। प्रमोट्स जस्टिस एंड पीस व्हेन लॉ आर अप्लाइड फेयरली टू एवरीवन। अगर तो प्रोमोट जस्टिस एंड पीस, अगर मतलब जहाँ पे भी लॉ अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे सब कोई को फेयरली मतलब इंसाफ मिलेगा, सारे पीपल सेफ हैं, और ये सोसाइटी की तरफ एक ट्रस्ट और पीस स्टैब्लिश करता है, जस्टिस और पीस। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई क्रिमिनल, व्हेन क्रिमिनल्स आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ पीपल बिलीव दैट जस्टिस इज बीइंग डन। अगर कोई क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग पनिश होता है, अगर उसने गलती किया है और वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है और उसे पनिशमेंट मिलती है, यानी कि पीपल, लोगों का भरोसा होता है कि हाँ भाई जस्टिस मिल रहा है लोगों को, मतलब गलत के खिलाफ इंसाफ हो रहा है। ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है, लोगों का डेमोक्रेसी पे विश्वास बढ़ता है। रूल ऑफ लॉ का बेस ही है डेमोक्रेसी। ये गवर्नमेंट को फॉलो करना ही होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि डेमोक्रेसी को भी फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ को भी। एग्जाम्पल, इफ़ द गवर्नमेंट पासेज, अगर गवर्नमेंट कोई भी अनफेयर लॉ पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ के अंडर इसे कैंसिल कर सकती है, अगर गवर्नमेंट इसे पास करती है तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ऑलमोस्ट आंसर सेम है तो लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, सारा आंसर्स भी कवर हो जाएगा और लिखने में भी एग्जाम्पल्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत इजी है ये लिखने के लिए, और मार्क्स भी बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टफ़ लैंग्वेज में बहुत हार्ड सा कुछ भी नोट्स बना के दे दिया, बहुत सारा आर्टिकल्स घुसा दिए हैं कि लर्न करना मुश्किल हो जाए, पढ़ना मुश्किल हो जाए, समझना मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी लैंग्वेज में सारा नोट्स प्रिपेयर किया गया है ये, कि आप लोग को एकदम बेसिक से चीज़ समझ में आए। तो इसको समझना और लिखना दोनों ही बहुत इजी है, क्योंकि ये नॉर्मल अपने इंग्लिश लैंग्वेज में है, कोई भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं है जिसे रटना पड़ेगा। समझ के भी आप लिख सकते हो, जितने बार इसको रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ तो हम लोग पढ़े कि सभी कोई इक्वल है, ये है वो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं
जिसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या है, अगर बोला जाता है कि इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है ना हम लोग के पास, कि सभी कोई बराबर है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे आर्टिकल में है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें माइनॉरिटी पीपल को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, तो वो क्या है, आर्टिकल के अंदर तो सब बराबर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही रूल ऑफ लॉ में कुछ एक्सेप्शन केस है, तो वो एक्सेप्शन केस क्या है? द रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, पढ़ चुके हैं। नो वन इज अबव इट, हावेवर इन सम स्पेशल केसेस, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ एक्सेप्शन केसेस में क्या होता है, किसी किसी को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। लॉ के अंडर में ही ये आता है कि कुछ उसे स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी और प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ के अंदर। दिस एक्सेप्शंस एग्जिस्ट टू हेल्प द गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम वर्क स्मूथली एंड फेयरली। तो ये सब एक्सेप्शन के वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम स्मूथली वर्क कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट है, ये बहुत ही हाई अथॉरिटी है, तो हाई अथॉरिटी पे है तो कुछ तो इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी ना। तो द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट हैव सम प्रिविलेजेस एंड कैन नॉट बी सूड इन कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन वाइल इन ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल एक्शन के लिए कोर्ट में उन्हें नहीं गलत ठहराया जा सकता है जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, जब तक वो अपने ड्यूटी को कर रहे हैं तब तक उनके एक्शंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ द प्रेसिडेंट साइन अ लॉ एज पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अगर प्रेसिडेंट किसी भी लॉ पे साइन करता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो लॉ एक्ट बन जाता है, यानी कि वो लागू हो जाता है। तो इसी तरह अगर प्रेसिडेंट किसी लॉ पेपर पे साइन करता है तो उनका ये ऑफिशियल ड्यूटी है, तो कोर्ट में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा कि आपने क्यों साइन किया, ये किया, वो किया। अगर लॉ गलत होता है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, लॉ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये इन्हें पावर मिला हुआ एक प्रिविलेज है। फिर आता है फॉरेन डिप्लोमेट्स, जैसे फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के लिए अपने इंडियन एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट वगैरह होते हैं, तो वो लोग इंडिया में उन्हें एक इम्यूनिटी पावर मिलती है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडियन कोर्ट्स फॉर एक्ट डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, अगर वो अपने काम को कर रहे हैं तो उन्हें कोर्ट में चैलेंज उनके काम को नहीं किया जा सकता है। इफ़ अ फॉरेन एम्बेसडर ब्रेक्स अ ट्रैफिक रूल बाई मिस्टेक, अगर उनसे ट्रैफिक रूल ब्रेक हो जाता है तो इंडियन पुलिस उन्हें डायरेक्ट ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये चीज़ है एक, क्योंकि थोड़ा तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज तो मिलेगा ना, अगर कोई ऊपर पोस्ट पे है तो वही थोड़ा प्रिविलेज को ही कहा जाता है। थोड़ा कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें उन लोग को प्रिविलेज एडवांटेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक ऑफिशियल्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज। सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी सरकारी कर्मचारी हैं आर प्रोटेक्टेड व्हेन दे परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटीज ऑनेस्टली, लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम विदाउट प्रॉपर परमिशन। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं तो उन पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कोई प्रॉपर परमिशन ना हो। अगर कोई अपर पोस्ट से जब तक कोई प्रॉपर परमिशन ना हो उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये चीज़ है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर, अ पुलिस ऑफिसर हु अरेस्ट समवन लॉफुली अंडर कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट बी सूड फॉर डूइंग देयर ड्यूटी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है लेकिन वो लॉ के अंदर है, सारे कुछ उनके पास पेपर्स हैं कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कोर्ट ऑर्डर के अंदर है, तो उन्हें ड्यूटी के लिए रोका नहीं जाएगा, उन्हें सू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मार्शल लॉ और इमरजेंसी। अगर हमारे कंट्री में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है, तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी और अंडर मार्शल लॉ सम फंडामेंटल राइट्स और नॉर्मल लॉज, कुछ फंडामेंटल राइट्स, स्टार्टिंग के वीडियोस में भी फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में पढ़े हैं कि इमरजेंसी क्या होता है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट इसमें सस्पेंड किए जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर फॉलो करें, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो
तो जब नेशनल इमरजेंसी देश में लागू हो जाता है वॉर रीजंस के वजह से, कोई राइट्स छिड़ गया, बहुत बड़ा वॉर हो गया, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स और नॉर्मल लॉज टेम्पररली थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं कि हमारे देश में पीस और सिक्योरिटी बने रहे, इसीलिए कुछ सस्पेंड हो जाते हैं। मार्शल लॉ मतलब जहाँ पे आपका सैनिक वाले कानून लागू हो जाते हैं। ड्यूरिंग, इतना डीपली इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग अ वॉर के टाइम पे द मूवमेंट ऑफ पीपल, जो लोग इधर से उधर कर रहे हैं, ये हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रोक दिया जाता है हमारे ही सेफ्टी के लिए कि हम सेफ रहें, तो ये चीज़ है। फिर स्पेशल लॉज फॉर सर्टेन ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेशल लॉज हैं, जैसे सम लॉज प्रोवाइड स्पेशल राइट्स और रेस्ट्रिक्शन फॉर पर्टिकुलर ग्रुप्स, फॉर मतलब सेफ्टी और हम लोग के अच्छाई के लिए, सोल्जर्स के लिए, जजेस के लिए कुछ स्पेशल राइट्स उन्हें दिए गए हैं। जैसे सोल्जर्स मस्ट फॉलो मिलिट्री लॉज, सोल्जर्स को मिलिट्री लॉज फॉलो करने होंगे, विच आर डिफरेंट फ्रॉम सिविलियन लॉज, सिविलियन का लॉ अलग है, मिलिट्री का लॉ अलग है, मिलिट्री सोल्जर्स लोग मिलिट्री लॉ फॉलो करेंगे, सिविलियंस लोग सिविलियन लॉ फॉलो करेंगे, कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन बनी रहे। ऐसा नहीं है कि सोल्जर हैं तो वो अपने आप को सिविलियन समझेंगे, ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। तो ये पूरा आंसर कंप्लीट होता है हमारा रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% है। अगर मुझे लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा बन सकता है तो एक और वीडियो आएगा, सारा मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ऐड करवाने हुए तो, वरना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना पढ़ लो, इनफ है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही चीज़ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब फिर से बोल दे रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, फिर बाद में ये चीज़ आएंगी। जो हमारे पावर्स हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पावर्स को सेपरेट किया गया है, मतलब सबका अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, यानी कि लॉ बनाने का काम, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, यानी कि जो लॉ बनेगा उस पर एग्जीक्यूट करना, लॉ को अपने लाइफ में लाना, कि जो लॉ लाया गया है इसके अंदर जितने एग्जीक्यूटिव इसके अंदर आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, फिर तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने हैं, तो ये सब चीफ मिनिस्टर वगैरह, तो सब आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। और जुडिशरी में आ जाता है पार्ट तुम्हारा न्याय वाला, जिसमें कोर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत और भी जितने लोअर कोर्ट्स हैं। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये पावर को बांटा क्यों गया है? हम लोग काम क्यों बांटते हैं? क्योंकि एक इंसान सारे काम को नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम को बांट देते हैं। क्या करते हैं? काम को हम लोग बांट देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि करना इजी हो जाता है। ठीक है, काम करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा अगर काम बट जाएगा। इसी वजह से लॉ का काम लॉ बना, उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और लोग उसे सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी है न्याय देने के लिए। तो वही चीज़ है। अब इसको आंसर्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। ये जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया, अब फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ पावर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, जो कि डिवाइड करता है गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेज में, जो कि बताएं, द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary. This system prevent misuse of power and ensure that no single body becomes too powerful. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करे।
कैसे रोकता है? ये इंश्योर करता है कि कोई भी सिंगल बॉडी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो मतलब अपने कंट्री पे ही हावी पड़ जाए। अगर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास में पूरा पावर हो जाए कि लेजिस्लेचर ही का मतलब लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और कोई एक ही इंसान न्याय भी देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को क्या फील करने लगेगा कि भाई मेरे पास तो बहुत पावर आ गया, हम तो बहुत पावरफुल हैं। तो वो किसी को कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। लोग किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। डिपेंडेंट होना भी तो बहुत ज़रूरी है, वरना लोग अगर इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो कैसे चलेगा। तो वही चीज़ है कि अगर लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने का काम है तो भाई एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव के पास है, तो लेजिस्लेचर के पास तो एक कम पावर हो गया ना कि अरे मेरे पास तो बस लॉ बनाना है, एग्जीक्यूट तो वो करेगा, न्याय तो वो देगा। अगर सब मेरे ही हाथ में पावर आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, उस लॉ का मतलब मिसयूज़ करने लगेंगे अपने पावर का। इसी वजह से क्या किया गया है कि पावर को बांट दिया गया है कि लोग डिपेंडेंट रहें कि अच्छा मुझे एग्जीक्यूट करना है तो न्याय तो जुडिशरी देगा, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो जुडिशरी एक अलग सेक्शन है जो कि न्याय देगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए पावर को बांटा गया है कि लोग, कोई सिंगल बॉडी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो लोगों पे या कंट्री पे हावी हो जाए। तो द मेन आइडिया बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर इज दैट each branch should do its own work independently and also act as a check on the others। वही चीज़ है, इसका मेन आइडिया ही यही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसे सेपरेट अलग अलग पावर में इसलिए किया गया है कि हर ब्रांच अपना काम करे इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने जितना तुम्हारा काम है तुम एकदम फ्री होके अपना काम करो, लेकिन अपने सेक्शन तक, और दूसरों पे भी नज़र रख सके कि दूसरे सही से कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ है। फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेक्स द लॉज, कानून बनाना। किसका काम है? लेजिस्लेचर का। और ये कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, यानी कि फिर से रिवीजन के लिए मैं बता दूं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इतना बार इस चीज़ को मैं बोलूँगी कि आपको मतलब वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो पूरा ओवरऑल हो गया ना, सेंट्रल बेस्ड इंडिया के लिए, और अपने स्टेट में अगर कोई लॉ ऐसा बनाना है तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ये लोग के पास हैज़ द पावर टू मेक चेंज और कैंसिल लॉज, तो ये लोग के पास पावर है कि ये लोग लॉ बना भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passes laws such as the right to education act और environment protection laws। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ पास की है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज, तो ये सब पार्लियामेंट पास की है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब इस लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को एनफोर्स करना। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। एग्जीक्यूटिव के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करे। जो लॉ बनाया गया है, अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है तो एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो इस पे इम्प्लीमेंट करे कि हर जगह ये राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब काम पे आए, लोग इसे फॉलो करें, ये चीज़ है। तो इसके अंदर इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका आता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब मेक श्योर करते हैं कि जो लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में वो फॉलो हो। इसके अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर वाले पार्ट में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो भी लॉ है, लॉ बनाया जाता है, वो एक्ट तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, मतलब साइन होता है। तो जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो लॉ एक्ट बन जाएगा, यानी देश पे लागू हो जाएगा। पहले वो जस्ट एक लॉ था, एक्ट बन जाना मतलब देश पे लागू हो जाना, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है लेजिस्लेचर वाले पार्ट में, तो ये वाला हो गया। और आपके एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लॉ को लागू करना है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होता है। लेकिन रियल वाला जो पावर होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्ट हेड है, ठीक है, लेकिन जो रियल काम करना है मतलब रियल पावर, वो होता है प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के पास। ठीक है,
जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल क्या करता है, अपना साइन देता है, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मेन काम कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं ना। बात किसका सुना जाता है, टीचर्स का सुना जाता है, टीचर्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, वही चीज़, वही पूरा सिनेरियो है ये। इसको ज़्यादा वो नहीं खींचते नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जुडिशरी, जो मतलब लॉ तो बन गया, लॉ पे काम भी हो गया, अब लॉ के अकॉर्डिंग जो नहीं चलेगा उसका हिसाब लेगा जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, बता चुके हैं। ये इंश्योर करता है कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो, कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो उन्हें कैंसिल भी जुडिशरी ही करता है। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल, इफ़ अ लॉ इज़ अनफेयर, अगर कोई लॉ अनफेयर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, उसे हटा सकता है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी पावर का गलत यूज़ ना हो, कोई भी एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसीलिए मेंटेन बैलेंस बना के रखता है कि गवर्नमेंट में फेयरनेस बना रहे, बैलेंस रहे, बैलेंस वाला पावर रहे सबके पास, ये चीज़ है। और आपका प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम, सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अगर डेमोक्रेसी स्मूथली तरीके से वर्क करे वो देखता है। तो बहुत ही स्मॉल टॉपिक। ऑब्जेक्टिव क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसका मतलब मेन एम क्या है, क्या करना चाहता है ये सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, क्यों इसे अपने कंट्री में यूज़ किया गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसके अंडर क्या होता है, तो ये हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक बार में साथ में मिला के कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर 5 मार्क्स +5 व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऐसे करके ऐड करके क्वेश्चंस आएंगे। इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उससे उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते, इतना ही है, इसी से घुमा फिरा के जो पूछा जाएगा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है 3 ब्रांचेस में, वही एक इंट्रो की तरह इसमें देना है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बताया हुआ है, जुडिशियरी मेन एम बताया हुआ है कि किसी को ये एक बॉडी उतना पावरफुल ना हो जाए कि वो ज़्यादा गलत करने लगे, मिसयूज़ करने लगे। तो प्रिवेंट करता है ये पावर का कोई मिसयूज़ ना करे, इसीलिए 3 ब्रांच में इसे बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कैन नॉट मेक लॉज देमसेल्फ, ओनली द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो लॉ नहीं बनाते, वो तो एग्जीक्यूट करते थे। अगर वो लोग लॉ बनाते तो ऐसा थोड़ी कि खुद के लिए लॉ बना लिए। समझ आ रहा है बात को, कि लॉ तो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, लेजिस्लेचर ही बना सकता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो खुद ने लॉ नहीं बना सकते। तो ये चीज़ है, इसीलिए पावर को डिवाइड किया गया है। टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सही से काम करे, लोग लॉ के अकॉर्डिंग चले, इसीलिए पावर को सेपरेट किया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट में लॉ बना और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर सकती है। टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रखना ही है। ईच ब्रांच, जो भी ब्रांच है वो चेक करते रहे अदर ब्रांच को कि वो कोई करप्टेड काम तो नहीं हो रहा, करप्शन तो नहीं हो रहा, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चल रहा। तो ये है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे नज़र रख सकती है कि सब अपने अपने काम को ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे द प्रेसिडेंट साइन बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, बट द जुडिशरी कैन रिव्यू इफ़ दे आर अनफेयर। लेकिन अगर ये अनफेयर होता है, जुडिशरी को लगता है कि वो जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट से जिस पे प्रेसिडेंट ने साइन किया वो अनफेयर है, तो वो जुडिशियल रिव्यू पे जा सकता है, जुडिशरी उसे देख सकती है कि वो सही है या नहीं। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, हर किसी के इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करता है। द बाई कीपिंग पावर डिवाइडेड, पावर जो डिवाइडेड है तो सिटीजन्स अनफेयर तरीक़ों से, गवर्नमेंट के अनफेयर एक्शन से बच सकते हैं। इफ़ अ पर्सनस राइट आर वायलेटेड बाय गवर्नमेंट, अगर किसी पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू, तो वो जस्टिस लेने जा सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर एफिशिएंसी फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट व्हेन ईच ब्रांच फोकसेस ऑन इट्स ओन ड्यूटी, अगर हर ब्रांच अपने काम पे ध्यान दे तो बनाने का काम, लागू होने का काम और लॉ पे वो नज़र रखने का काम, ये बहुत ही एफिशिएंटली, मतलब बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत स्मूथली चलेगा। कोई भी कोलैप्स नहीं होगा, किसी पे बर्डन नहीं पड़ेगा। बर्डन भी तो, इतना बड़ा कंट्री चलाना है तो एक ही जन के पास अगर कोई पावर हो जाएगा तो बर्डन हो जाएगा ना बहुत, तो वो बर्डन नहीं होगा। जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसे एनफोर्स करेगी, जुडिशरी नहीं देगी, तो एक प्रॉपरली तरीके से मैनेज्ड वे से काम चलेगा।
हमारे डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है ये, कि कोई भी ब्रांच इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि कुछ ट्रांसपेरेंसी ना बचे, तो वही चीज़ एनकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड मस्ट आंसर फॉर देयर एक्शन। मिनिस्टर पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपना जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो ये सब पावर कंट्रोल में रहती है, ओवर पावर किसी को भी नहीं दिया जा सकता। हर किसी को पावर मिला है, बट विथ एक्सेप्शंस, बट विथ कंट्रोल, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करें। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मतलब 2 पॉइंट हो चुका, रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छे से कवर हो गया और हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये 2 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक लेकर के आएंगे हम। अगर कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। थैंक यू।